अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर द एथिकल इश्यूज। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी उनका दोहन कर रहे हैं एक तरीके से। और ये लंबे समय तक ऐसे नहीं चल सकता जब तक इसको आप रेगुलेट नहीं करोगे, नियम कायदे नहीं बनाओगे, ये गलत दिशा में चला जाएगा। तो कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो मोरल है, जो उसकी मोरालिटी है, वो ठीक है कि नहीं है, और हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फालतू में हार्म तो नहीं करने जा रहे, ठीक है ना। तो गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इश्यूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम मोरालिटी को साइड में रख दें और हम सोचें कि क्या यह बायोलॉजिकली भी ठीक है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, जीनोम को मॉडिफाई करते हैं, तो क्या ये बायोलॉजिकली भी ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को अगर इकोसिस्टम में छोड़ा जाए तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं जीनोम में, जो कि नेचर में नहीं होती। ये आर्टिफिशियल वे है किसी भी जीनोम को चेंज करने का, तो इसका कोई भी रिजल्ट आ सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जैसे कि GEAC बनाई है उसने, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो कि डिसीजन लेती है किसी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च से की वैलिडिटी को जांचती है और सेफ्टी को जांचती है कि GM ऑर्गेनिजम्स जो है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पब्लिक सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं किया जाए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का काम होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च की वैलिडिटी को टेस्ट करना, डिसीजंस को टेस्ट करना, सेफ्टी को टेस्ट करना, ताकि पब्लिक सर्विसेज तक ये ऑर्गेनिजम्स आए तो कम से कम हमें नुकसान हो। द मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स for public services such as food and medicine sources has also created problems with patents granted for the same. अब क्या होता है कि आप जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का और फिर उसको पब्लिक सर्विसेज के लिए आप मार्केटिंग करते हो उसकी, तो आप पेटेंट्स लेते हैं। पेटेंट यानी कंपनीज जो हैं उसके लिए पेटेंट्स लेती हैं, यानी दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट। उनका अधिकार हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म पर, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर, उस रिसर्च पर। तो पेटेंट्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने। There is growing public anger that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of genetic materials, plants, and other biological resources that have long been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of a specific region or country. दुनिया भर में बहुत गुस्सा है ऐसी कंपनीज के खिलाफ जो पेटेंट्स देती हैं, जिन्हें पेटेंट्स मिल चुका होता है प्रोडक्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजीज़ के लिए, उन प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो कि किसी एक कंट्री के साथ या किसी एक देश के साथ जुड़ी हुई हैं। अब सोचिए, किसी एक कंपनी को अगर पेटेंट मिल जाता है किसी एक प्रोडक्ट के लिए या टेक्नोलॉजी के लिए जो कि किसी कंट्री की रिसोर्स का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं, तो उस कंट्री के जो लोग हैं उनका दोहन होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है इससे। जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो फार्मर हैं, जो लोकल लोग हैं, इन लोगों ने उस प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है वो किया होता है, या उस रिसोर्स का डेवलपमेंट किया होता है, और उस रिसोर्स को अब वो कंपनी छीन लेती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर देती है और रिसोर्स को छीन लेती है। तो ऐसे में उन फार्मर्स का, उन किसानों का या उन इंडिजिनस पीपल का तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो उस रिसोर्स को अब यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उस पर पेटेंट ग्रांट हो चुका है, पेटेंट दिया जा चुका है उसके लिए। तो इसीलिए दुनिया भर में पेटेंट्स जो दिए जा रहे हैं इसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल यहाँ पर एक शेयर करता हूँ। जैसे राइस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है
और हज़ारों साल से एशिया की एग्रीकल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है। लगभग 2 लाख वैरायटी राइस की भारत में प्रेजेंट हैं। केवल इंडिया में ही 2 लाख वैरायटी एग्जिस्ट करती हैं। राइस की बहुत डाइवर्सिटी है। इंडिया में देखा जाए तो रिचेस्ट डाइवर्सिटी है इसकी। बासमती राइस अपने एरोमा यानी सुगंध और अपने फ्लेवर के लिए मशहूर है और इसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ हैं जो भारत भर में ग्रो किए जाती हैं, उगाई जाती हैं। बासमती का तो पुराने ग्रंथों में और कहानियों में, कविताओं तक में जिक्र किया गया है, जो कि कई 100 साल पुरानी है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को बासमती राइस के लिए पेटेंट मिल गया और वो पेटेंट कहां से मिला? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। अब इसके कारण ये जो कंपनी थी उसे अधिकार मिल गया टू सेल ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। तो अब ये कंपनी जो थी बासमती की एक नई वैरायटी को पूरी दुनिया भर में बेचने के लिए कानूनी अधिकारी हो गई। और ये जो नई वैरायटी थी बासमती की, ये एक्चुअल में इंडियन फार्मर वैरायटीज़ का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। मतलब भारतीय किसानों की जो बासमती वैरायटी थी उसी का प्रयोग करके वो नई वैरायटी बनाई गई थी। इंडियन बासमती को क्रॉस किया गया था दूसरी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज से, और जो वैरायटी प्रोड्यूस हुई उसको इन्वेंशन कह दिया गया, उसको नोवेल्टी कह दिया गया। अब इस पेटेंट के कारण जो लोग भी बासमती राइस को बेच रहे थे या उससे जुड़ी वैरायटी बेच रहे थे उन पर रिस्ट्रिक्शन लग गया और वो खतरे में आ सकते थे, क्योंकि यूएस जो था, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस, उसका कहना है कि अगर हमने पेटेंट दिया है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते जो कि उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो गुस्सा तो आना ही है ऐसी चीज़ों पर। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट uses, products and processes based on Indian traditional herbal medicines such as turmeric, नीम। और भी बहुत सारे पेटेंट्स लगाने की कोशिश की गई अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर, जो कि ट्रेडिशनल प्रोसेस हैं, आयुर्वेद में यूज़ किए जाते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन में जैसे कि टर्मरिक है, हल्दी है, नीम है, इनका प्रयोग हमारे आयुर्वेद में बहुत होता है। और इनसे जुड़े प्रोसेसेस को अगर कोई कंपनी पेटेंट करा लेगी तो वो उस प्रोसेस पर अपना अधिकार बना लेगी, या इसके प्रोडक्ट्स को कोई कंपनी पेटेंट करा ले और उस पर अपना अधिकार बना लेगी, तो कोई और देश उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये तो गलत है ना। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर these patent applications, other countries or individuals may encash on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. तो ऐसे पेटेंट्स का अगर हम विरोध नहीं करेंगे और सामने नहीं आएंगे तो दूसरे देश या दूसरे जो देश में रहने वाले लोग हैं वो हमारी जो एक तरीके से लेगेसी है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है उसका दोहन करेंगे, उसको एनकैश करेंगे और हमारा नुकसान होगा। तो आपके समझ में आया होगा कि पेटेंट्स से क्या नुकसान होते हैं। एक तरीके से अधिकार मिल जाता है उन देशों को और उन कंपनियों को उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का और सेल करने का, और बाकी लोगों को रोक देते हैं वो उसका इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट टर्म इज द बायोपायरेसी। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर to use the bioresource by multinational companies and other organizations without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment। तो बायोपायरेसी का मतलब ये है कि जो बायो रिसोर्सेज हैं, किसी भी कंट्री की बायो रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, और उस कंट्री के लोगों से या पीपल से बिना पूछे या उनको बिना कोई मुआवजा दिए। जिस भी ज्योग्राफी से रिलेटेड या जिस भी लोकेशन से रिलेटेड कोई रिसोर्स है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के लोगों को या उस देश को आप कम से कम
कुछ कॉम्पेंसेशन तो दें, उसका कुछ मुआवजा तो दें, या आप उनसे अनुमति लेकर के, कंसेंट लेकर के ये काम करें। बट अगर आप ये सब ना करके डायरेक्टली चोरी करोगे तो उसको बायोपायरेसी कहेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। आज हम जितने भी औद्योगिक देशों को देखते हैं जिनमें उद्योग लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो फाइनेंशियली तो ठीक है, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी की बहुत कमी है और उनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज भी नहीं है। इन कंट्रास्ट, द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड is rich in biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो भारत है, ब्राज़ील है, अफ्रीका है, ऐसे देश जो हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है और उसका इस्तेमाल करना यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायोरिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization। तो जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है नई मॉडर्न एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, जिनसे समय, मेहनत और खर्चा सब बच सकता है। तो आजकल ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे देशों के साथ। उनको इनएडिक्वेट कंपेंसेशन मिलता है, यानी उनको मुआवजा ठीक से नहीं मिल रहा है और बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है उनको। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है तो उनको बदले में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता जा रहा है। देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। इसीलिए आजकल जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो लॉ बना रहे हैं, यानी नियम बना रहे हैं ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए उनकी बायोरिसोर्सेज का और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का। इंडियन पार्लियामेंट ने भी रिसेंटली सेकेंड अमेंडमेंट लाया है, किसमें? इंडियन पेटेंट्स बिल में। यानी उन्होंने भारतीय जो पार्लियामेंट है उसने द्वितीय संशोधन, अमेंडमेंट को बोलते हैं संशोधन, वो लाया है किसमें? इंडियन पेटेंट्स बिल में, ताकि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा सके जो आजकल आ रही हैं, जैसे पेटेंट से जुड़ी हुई बातें, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो भारतीय सरकार भी इसकी तरफ काफ़ी कुछ सोच रही है और इससे जुड़ा जो भी फैसला है वो पार्लियामेंट के लेवल पर लिया जा रहा है।